नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए आज कक्षा 12 का केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम में बेहद जरूरी है। अगर आप कक्षा 12 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न से हम आपको पढ़ाने वाले हैं एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम काफी अच्छे ढंग से इसको पढ़ाएंगे, तो कहीं पर आप परेशान मत होइएगा कि वीडियो अच्छी है या नहीं। पूरी वीडियो देखिए, मैं गारंटी देता हूं आप आज समझे हो या ना समझे हो। क्लासों में कैसा पढ़ा गया इससे मतलब नहीं है, आनंद सर कैसा पढ़ा के जाएंगे वो जरूरी है। एकदम गारंटी से ये वीडियो देखने के बाद तुमसे खुद ब खुद बेटा तुमसे खुद ब खुद तुम चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दोगे। एकदम पक्का कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, लिख के ले लो। लिख दूं? हाँ चलो अच्छा। तो एक शेर कहूंगा इसी बात पे कि गुमनाम चेहरा हूं, गुमनाम चेहरा हूं, पर एक दिन जरूर पहचाना जाऊंगा। गुमनाम चेहरा हूं पर एक दिन जरूर पहचाना जाऊंगा। अपनी मेहनत के दम पे भी मैं भी वो मुकाम हासिल कर जाऊंगा कि आज तो बड़े मजे ले रहे हो तुम मेरी मेहनत के, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हारी स्टेटस भी मैं नजर आऊंगा। एक दिन तुम्हारे स्टेटस पर भी मैं नजर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर कुछ रिवीजन की बात कर ली जाए दोस्तों, तो कुछ रिवीजन भी हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक दोस्त, रिवीजन बेहद जरूरी है। तो मैं अगर बात करूं आपके पाठ 1 की, जो आपका चैप्टर 1 है दोस्तों, तो चैप्टर 1 आपका जो है सॉलिड स्टेट है। क्या है दोस्तों? सॉलिड स्टेट है दोस्तों। यानी कहने का अर्थ ये है कि चैप्टर 1 यानी पाठ 1 एनसीईआरटी बोर्ड से आपका जो सिलेबस चल रहा है उसमें ठोस अवस्था दिया हुआ है। मैंने इससे पहले ठोस अवस्था क्या है उसके विषय में बता के रखा है, ठीक, लेकिन एक बार मैं फिर से यहां पे बात कर दूं। तो दोस्तों देखिए, जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो ठोस अवस्था होती है। बिल्कुल दोस्तों, हम एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या को ही पढ़ाने आए हैं, लेकिन दोस्तों हम सबसे पहले रिवीजन ले लेंगे तभी समझ में आएगा ना। और ये आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मजे से पढ़ो। ठीक, जितने भी हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, और हमारे कोचिंग के भी जितने बच्चे हैं, अंशु जैसल और अक्षय, फिर इधर आप आर्यन लोग, आप लोग भी इस वीडियो को बेहद एंजॉय करिएगा। ठीक, अगर ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब देखिए चैप्टर सॉलिड स्टेट का चल रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर सबसे पहला चीज होता है कि व्हाट इज सॉलिड। क्या है दोस्तों? व्हाट इज सॉलिड। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट इज सॉलिड यानी ठोस क्या है, तो मैंने फिर से आपको कह दिया है कि हर वो चीज जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, ये नहीं कि वो समय के साथ साथ बदल जाए, हम उसे ठोस कहते हैं। अब ठोस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये बेहद रोमांचक सवाल। ठोस के कितने प्रकार? ठीक, ठोस के कितने प्रकार? अब ध्यान से सुनने योग्य बात है, ठोस 2 प्रकार के होंगे। पहला होता है दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है दोस्तों? क्रिस्टलीय ठोस। अब अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या है? जिनकी ज्यामितीय संरचना मेरे दोस्तों बराबर होती है, एक के बाद एक होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक स्टार हो, फिर उसके बाद डबल हो, फिर उसके बाद डबल स्टार हो, फिर ये हो, ऐसे करके जो रहते हैं, यानी दोस्तों इनका क्रम एकदम सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं हो कि आगे पीछे करके हो, ऐसे जो है वो क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। और जब ऐसे करके कोई एक क्रम न निश्चित हो, जहां मन करे तहां लसड़ फसड़ घुसा के रखा हो दोस्तों ज्यामितीय संरचना को, उसे हम अक्रिस्टलीय जालक कहते हैं।
अब बात की जाए अगर इसके अंदर की दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करने को, तो अक्रिस्टलीय ठोस नहीं दोस्तों, जो आपके चैप्टर्स में दिए हैं उनके बात को कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कहें द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलियन, ठीक, तो यहाँ पे बात को समझिएगा कि यहाँ पे हमारे 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दोस्तों। पहले को हम कहते हैं आणविक ठोस। क्या कहते हैं दोस्तों? आणविक ठोस। दूसरा होता है क्या? आयनिक ठोस। फिर क्या होता है दोस्तों? धात्विक ठोस। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा? नेटवर्क सह संयोजक ठोस। क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क सह संयोजक ठोस। क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क सह संयोजक ठोस। अब ये कौन कौन से ठोस होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ठोस के अंदर हम जानते हैं कि वो परमाणु से बने होते हैं। अब वो परमाणु चाहे इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि अणुओं से बना हुआ ठोस आणविक ठोस होता है। ऐसा ठोस जिसमें अणु के संयोग से वो ठोस बना हुआ हो वो आणविक ठोस होता है दोस्तों। जो आयनों से बना हुआ ठोस हो वो आयनिक ठोस होगा मेरे दोस्त। जो आयनों से मिलकर बना हुआ ठोस होता है उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं दोस्तों। अब बात समझिएगा धात्विक ठोस। जो धातुओं से जो धातु ठोस होता है, जैसे लोहा हो जाता है तो लोहा एक धात्विक ठोस है। इसमें अपना अलग ही चमक होता है। इसमें तन्यता का गुण होता है, यानी कितना भी इसे तान सकते हैं। इसमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। आघातवर्धनीयता क्या है सर? आघातवर्धनीयता बच्चों वो चीज होती है जब हम किसी चीज को पीटते हैं और वो फैलती है तो हम उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। इनमें भंगुरता कम होती है। भंगुरता क्या है सर? भंगुरता का अर्थ ये है मारने पे तुरंत बिखर न जाए मेरे बच्चों। क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसे भंगुरता कहते हैं। अब देखिए नेटवर्क सह संयोजक ठोस। नेटवर्क का मतलब जाल होता है दोस्तों। जाल सहसंयोजक ठोस, यानी सहसंयोजी बल जिसमें कार्य करेगा वो हमारा क्या होगा? नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस होगा। आप कहेंगे कैसे कैसे सर, आपने बता दिया, कुछ भी समझ नहीं आया। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, जो अणुओं से मिलकर बना हुआ ठोस है वो आणविक ठोस है। ठीक दोस्तों, जैसे अगर कहीं पर N2O2 से बना कोई मान लेते हैं, एक जो है मान लेते हैं कि ऐसा कुछ बना हुआ है तो ये अणुओं से बना हुआ ठोस है दोस्तों। ठीक, ऐसे मानते हैं कि ये जो है अगर अणुओं से मिलकर कहीं मान लीजिए जैसे मिला हुआ ठोस है। आयनों से देखिए NaCl है, NaCl में Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो प्लस माइनस से बना हुआ एक ठोस है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसे हम आयनिक ठोस कह देते हैं। Fe एक धातु है दोस्तों। धात्विक ठोस हो जाएगा। नेटवर्क सह संयोजक ठोस, जिसमें जैसे देखिए जल के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये O जो होता है 2H के साथ जुड़ा होता है, इसी को हम नेटवर्क संयोजक जो है कहते हैं, सहसंयोजी बल लग रहा है। इसी प्रकार से कोई अगर ऐसा ठोस बना हो जो कि सहसंयोजी बल की वजह से ठोस बना हो दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसे हम नेटवर्क सहसंयोजक ठोस कहेंगे। अब इसके बाद जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं दोस्तों, तब हमारा दर्शन हो जाता है हमारे जो है ठोसों के प्रकार से। ठीक दोस्तों, अब आगे हम जब चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कितनी प्रकार की दोस्तों एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, कितनी प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं दोस्तों। तो ये बेहद जरूरी टॉपिक है कि भैया कितने प्रकार की जो है जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। ठीक, तो आप समझने का प्रयास करिएगा कि एकक कोष्ठिका क्या है। सबसे पहले बात अगर की जाए तो एकक कोष्ठिका क्या है, तो याद रखेगा जब किसी जालक, कोई एक जालक है, जैसे ये हमारा जालक बन गया, इसके अंदर ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों एकक कोष्ठिका कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं लाइनों को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी लाइन के पूरे समूह को हम लोग एकक कोष्ठिका का नाम दे देते हैं कि एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होते हैं। आज हम इस चीज को देखेंगे। तो इससे पहले हम अगर देख लें कि कितने प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है मेरे दोस्त, तो ये बहुत अच्छा होगा कि हमें पता हो कि कितने प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं कणों के बिखराव की बात करूं, तो अगर किसी भी कोष्ठक में, किसी भी एकक कोष्ठिका में जब कण कोनों पर उपस्थित हो, जब कोनों पर
जब अवयवी कण स्थित हो। अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है और आयन हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर जब केवल कोने कोने पर ही जब परमाणु कण हो, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूं, अब आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं कह दूं कि देखो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करिएगा, मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब कोनों ही कोनों पर, केवल किस पे? केवल कोनों ही कोनों पर दोस्तों, जब केवल कोनों कोनों पर ही हमारे अवयवी कण हो, जैसे ये एक प्रकार का हम बना रहे हैं, तो ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। हम इसके केवल एक फलक को इसमें दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, हम इनके केंद्रों से मिले हुए की बात करते हैं, तो इनके कोनों कोनों पर जो अवयवी कण हैं वो उपस्थित है मेरे दोस्त। ठीक, तो इन्हीं 4 कणों की वजह से एक फलक बना हुआ है और इसी तरीके से इसके पीछे भी बना हुआ होगा। तो यानी जब केवल कोन पर ही आपके अवयवी कण हो, तो ऐसी कोष्ठिका को हम लोग आद्य कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। याद रखिएगा, हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? आद्य एकक कोष्ठिका के नाम से दर्शाते हैं मेरे दोस्त। अगर यही कोष्ठिका हो सकता है कि कोई बीच में भी हो, तो याद रखिएगा, जब इस प्रकार से कितनी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हो सकता है कि हर फलक पर भी दोस्तों, हर फलक के ऊपर, हर फलक पर ये अंदर वाले पे है और ये बाहर वाले पे है और ये नीचे वाले पे है। तो ऐसा अगर हो तो इस तरीके से जब हम हर फलक के ऊपर देखेंगे कि हर फलक के ऊपर अवयवी कण है, तो इसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? फलक एकक केंद्रित कोष्ठिका कहेंगे दोस्तों। मेन टॉपिक ये नहीं है, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हम इसे कहेंगे दोस्तों। अगर केवल एक ही बीच भर में हो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कोनों के अलावा अगर एक इसके बीच में हो, जैसा कि अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो इधर देखिए दोस्त, इधर एक हमारे पास ये क्यूब है, यहाँ पे देखिए, इसका एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके अंदर दोस्तों, यानी इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो है एक अवयवी कण इसके अंदर हो, ये जो अवयवी कण है मेरे दोस्तों, जो भी ये अवयवी कण है, ये किसके अंदर हो दोस्तों? इसके अंदर हो। ठीक दोस्तों, इसके अंदर हो, एकदम बीच में। तो एक अवयवी कण अगर इसके अंदर हो, तो इस तरीके का जो हमारा एकक कोष्ठिका बनेगा, इसको यानी इसके एकदम बीच में एक हो, जो कि चारों तरफ से ही बराबर हो, एक हो, तो इसे हम कहेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसे हम क्या कहेंगे? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए, बाकी के वीडियो हम देते ही रहेंगे, परेशान मत होइएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इनको बता दे रहा हूं। ठीक, अब एक और आता है अंत्य केंद्रित, एक और आता है जिसे हम अंत केंद्रित कहते हैं। अब अंत केंद्रित क्या होता है? जब इस फलक पर भी हो, इस फलक पर भी हो, तो इस तरीके से अंत केंद्रित होते हैं। लेकिन अंत केंद्रित ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आद्य एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, ये बेहद जरूरी है। अब अगर हम और आगे चलने का प्रयास करें, अच्छा एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर ये एक घन है, समझ रहे हैं, अगर एक घन है, यानी अगर इसको हम लोग क्यूब कहेंगे, ठीक, जिनको क्यूब समझ में आता है वो क्यूब समझ लीजिए, जिनको घन समझ में आता है वो घन समझ लीजिए। ठीक दोस्तों, तो जिनको क्यूब समझ में आ रहा है वो क्यूब समझ लीजिए, और जिनको घन समझ में आ रहा है वो घन को समझते चलिए। ठीक, अब देखते रहिए। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको एकक कोष्ठिका के विषय में जरूर पूछेगा। क्या करेगा? आपको एकक कोष्ठिका के विषय में जरूर पूछेगा, ऐसा नहीं है, और ऐसा मत सोचिएगा कि आपको एकक कोष्ठिका के विषय में नहीं पूछेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। मैं इसके विषय में भी फुल वीडियो लेंथ डाल दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने दूंगा। ठीक दोस्त, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि परमाणु संख्या कितनी होती है एकक कोष्ठिकाओं में। तो आपने देख लिया लगभग 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के विषय में हमने बात की।
तो सबसे पहली जो हमारी एकक कोष्ठिका थी हम उसी के विषय में आज बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहली एकक कोष्ठिका जो हमारी थी हम उसी के विषय में बात करेंगे, जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था आद्य एकक कोष्ठिका। क्या नाम था दोस्तों? आद्य एकक कोष्ठिका। अच्छा, मजे वाली बात में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, तो अब हम इस आद्य को, इतना घना एकक कोष्ठिका होता है ना, मार घना मार उसी में भरा रहेगा, ठूसा रहेगा, एक एकक कोष्ठिका इधर लगी है, एक एकक कोष्ठिका इधर लगी है, इस तरीके से लगे रहते हैं। तो उसी हिसाब से हम बातें करके इसमें लिखेंगे भी। तो हम अब आद्य एकक कोष्ठिका को क्या लिखेंगे? आद्य घनी एकक कोष्ठिका लिख देंगे, यानी घन, एकदम घनी रूप से भरी हुई है। तो आद्य घनी एकक कोष्ठिका, या इस घनी का मतलब घन के रूप का होता है, ठीक। तो आद्य घनी एकक कोष्ठिका, ठीक ना, समझते रहिएगा। अब चलिए दोस्तों, इसमें जो समझने योग्य बात है केवल और केवल कहां से है दोस्तों, चलिए मैं आपको समझाता हूं कि आद्य घनी एकक कोष्ठिका में, आद्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी होगी। यानी एक, अगर हम बात करेंगे कोई एक बहुत बड़ा तत्व हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कड़ा, ये हमारा कड़ा जो है एक तत्व है। अब इसके जो छोटे छोटे से बारीक बारीक से जो इसके कण होंगे, जो भी कण होंगे, भैया ये ठोस है कि नहीं, देख लो, दबा रहा हूं, नहीं दब रहा है, ये ठोस है। किस तरीके का ठोस है? ये क्रिस्टल ठोस है, ठीक। ये अपना लेंथ भी नहीं बदलेगा, आप जानते हैं बिल्कुल इस बात को, ठीक। अब देखिएगा, तो आद्य घनी एकक कोष्ठिका, ठीक, आद्य घनी एकक कोष्ठिका में हम बात कर रहे हैं, तो आप भी जान रहे हैं कि आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य घनी एकक कोष्ठिका, आद्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो आद्य का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। आद्य ऐतिहासिक काल का नाम आपने सुना है। आद्य का मतलब होता है पुराना। पुराना का मतलब सबसे किनारे का जो है भाग लेते हैं। तो आप अगर इतिहास की बात करेंगे तो आद्य ऐतिहासिक काल, प्रगत ऐतिहासिक काल और नूतन ऐतिहासिक काल आपको मिल रहा होता है, ठीक दोस्तों। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं आद्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए दोस्तों, किनारे का, अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं एक जो है घनी एकक कोष्ठिका बना रहा हूं, 2 मिनट बस समझने का बस प्रयास करना है, अन्यथा और कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए, मैंने एक जो है एकक कोष्ठिका को बना दिया है, ठीक। अब इस एकक कोष्ठिका में अब ध्यान से समझिएगा कि यहां पर, यहां पर, यहां पर और 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 इसके उधर भी, ठीक, ये उसके इधर है भैया, ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आद्य घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बना रहा हूं, अभी मैं एक आद्य घनी एकक कोष्ठिका बनाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। बस 2 मिनट रुकिए, मैं बस बनाने का बस प्रयास कर रहा हूं, ठीक। अब यहाँ पे कोई इंटरेक्टिव पैनल तो है नहीं कि बस टप्पा से मारा और छू दिया और आ गया। अब ध्यान से देखने योग्य बात, अब हम यहाँ के इसके केंद्रकों को मिला के बना ले रहे हैं। चलिए, अब आप देखेंगे एक मजे वाली बात कि दोस्तों, अगर हम यहां पे देखें तो जो, अब देखिएगा कि ये आपके चारों गोले हैं, 4 पूरे कण हैं, ये पूरा परमाणु है। कितना है? पूरा परमाणु। क्या है दोस्तों? पूरा परमाणु। लेकिन दोस्तों, क्या पूरा परमाणु इस चतुर्भुज के अंदर है? नहीं ना। कितने भाग है देख लो, मैं मिटा के दिखा रहा हूं, केवल इतना भाग है। केवल कितना भाग है दोस्तों? केवल इतना भाग है। तो इतना ही भाग है केवल, और इतना ही भाग को अगर हम लोग बार बार इतना लाएं, फिर इस वाले को इधर लेके आए, फिर इस वाले को हम इधर लेके आए और इस वाले को इधर लेके आए, तो हमारे पास एक पूरा परमाणु बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों? एक पूरा परमाणु बन रहा है। यानी इनके अंदर 8 कोनों को मिला करके, 8 कोनों को मिला करके, यानी इसके हर एक कोने के अंदर 1/8 करने के बाद हमें देखिए दोस्तों जो मिलेगा, इसके 8 कोने पर दोस्तों, ये 8 कोने पर 1/8 परमाणु होगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अंदर कितना? 1 परमाणु निकलेगा दोस्तों। कितना निकलेगा? 1 परमाणु निकलेगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें जो है, देखिए हल्का ही हल्का है, तो एक गोले का
एक गोले का केवल 1/8 भाग, यानी एक गोला है, मैंने उसको 8 भाग में तोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन्हीं का एक एक टुकड़ा देख लो दोस्तों, एक एक टुकड़ा है ना, यही एक एक टुकड़ा हर जगह पे लगा दिया तो क्या ये 8 परमाणु होगा? नहीं दोस्तों, ये 8 केवल मैंने पीस काट के कोने पे लगाए हैं बस, और बाकी इनको जोड़ दूंगा तो इनके अंदर केवल एक परमाणु ही शेष रह जाएगा मेरे बच्चों। बात समझ में आई? अब इसी तरीके से हम अगला देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या कहते हैं दोस्तों? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, अगर इसकी मैं बात करूं तो यह भी बेहद ही आसान है। देखिएगा दोस्त, मैं थोड़ा बड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोने पर तो होते ही होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इस पर कोने पर तो होते ही होते हैं, एक इसके बीच में होता है और ये गोला पूरा होता है। तो अगर कोनों पर अभी हमने आधे घनी एकक कोष्ठिका में एक परमाणु देखा था, कितना देखा था? एक परमाणु देखा था मेरे दोस्त। अगर हमने एक परमाणु केवल देखा था तो थोड़ा सा सोचिए कि ये इनको मिला के तो एक परमाणु हुआ, इसको मिला के एक और परमाणु हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एक और परमाणु हो गया। तो इसके अंदर तो कितने हो जाएंगे? 2 परमाणु हो जाएंगे। किसके अंदर? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा? एक और हो जाएगा, यानी 2 हो जाएंगे। तो 1/8 ऐसे हो जाएगा, 8 कोनों पर 1/8 भाग से, तो 8 एका 8 हो जाएगा। और यहां पर एक परमाणु इसके अंतः केंद्र में है तो ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी कि इसके कोनों पर जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे दोस्तों, 1 मिनट मेरे बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, मैं समझाने का भी पूरा प्रयास करूंगा कि मानता हूं इस क्यूब के एक कोने पर, इस कोने पर, इस कोने पर और इस कोने पर 8 कोनों पर, ठीक दोस्तों, इसके 8 कोनों पर एक है और एक पूरा का पूरा परमाणु दोस्तों इसके अंदर घुसा है। ठीक दोस्तों, एक पूरा का पूरा परमाणु इसके अंदर घुसा है। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से दोस्तों, तो एक एक कोने पर अगर कोनों को जोड़ लूंगा तो एक होगा, और एक तो पूरा इसके अंदर घुसा हुआ है। तो इस अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु होंगे कि नहीं होंगे? कोनों को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा, और एक इसके अंदर घुसा हुआ है तो इसका मतलब एक इसके अंदर है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। बहुत सही मेरे बच्चे, खुशी हो गए सर कि आपको समझ में आया। ठीक दोस्त, अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्या आता है? अगला आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या आता है? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको हम कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये तो और भी मस्त है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या आता है दोस्तों? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब ध्यान से देखिएगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है? तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में ध्यान से अगर मैं समझाऊं, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही है। ठीक, उसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ाया, कोने पे तो होगा ही होगा, कोनों पे कुल में होगा भैया, सब में होगा। ठीक, तो कोनों को जोड़ करके एक हो जाएगा, कोनों को जोड़ करके एक परमाणु हो जाएगा। अब देखिए, हर कोने पर आधा आधा होगा। आधा कैसे होगा सर? आधा ऐसे होगा भैया कि अगर मैं कहूंगा कि ई इससे है, ध्यान से देखना, अगर ई इससे सटा हुआ है तो ये भी तो हो जाएगा ना, यहाँ पे एक और सटा होगा। देखिए, आप इससे कहेंगे ऐसे सटे होंगे ना, ये सब देखो ऐसे सटे होंगे, ये ऐसे सटे हैं। ठीक, ये इधर देखिए, इधर ऐसे सब सटे हैं, सब कुछ इधर से सटा हुआ है। ठीक, ऐसे सटे हैं। तो इनको जब हम काटेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि देखो, ये एक क्यूब है, इनके कोनों पर एक है। अब देखो, आपको यहां पे ये समतल इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोस्तों ये वाला भाग, ध्यान से देखिएगा,
ये मैं मान लेता हूं ये पूरा, ये चुल्ला, ये मेरा जो कड़ा है ये पूरा क्या है दोस्तों, एक परमाणु है। अगर ये परमाणु दोस्तों आपको ऐसे दिखेगा तो आपको ये जो है ऊबड़ खाबड़ लगता, लेकिन अगर इसी को अगर हम यहां से बराबर में काट देते हैं, देखिए ये कटा है, हो सकता है होगा ही नहीं दोस्तों। देखो अगर मैं इसको यहां से 20 से काट दूंगा, यहां से जब 20 से काटूंगा तो इसके अवयवीकरण यहां से कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। देखो जब इसको मैं यहां से 20 से ऐसे से काटूंगा तो इसके अवयवीकरण कट जाएंगे। तो इसमें जो दोस्तों जो इसके हर फलक पर जो भी अवयवीकरण है वो आधे आधे कट जाएंगे। तो ये कितने फलक होते हैं, एक में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं गिना देता हूं, देख लो 6 फलक होते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 और 6 फलक हैं। और 6 फलकों पर 1/2 यानी आधा आधा है, तो 2 1 का 2 और 2 तिहाई 6, 3 1 का 3, तो 3 परमाणु और हो गए। कोने कोने पर 1 परमाणु और हर फलक पर 3 परमाणु, तो कितने परमाणु हो गए टोटल, तो 3 + 1 = 4 परमाणु। कितने हो गए दोस्तों, 4 परमाणु हो गए। ठीक दोस्तों, ये समझ में आ गया। फलक केंद्रीय एकक कोशिका ये रही दोस्तों। कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, केवल आपको बस इतना समझना था और इसमें कुछ खासा ध्यान नहीं देना है। एकदम शॉर्ट में बताया है, एकदम बेहतरीन ढंग से, बहुत घुमा फिरा के। जितना एनसीईआरटी चबा रहा है उतना मैंने आपके चैप्टर को नहीं चबाया है मेरे दोस्त, केवल मैंने सीधे सीधे आपको लेंथिंग बातें बता दी है। ठीक, इसको पढ़ के जाइए और कक्षा 12 में अच्छे नंबर लाइए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।